गुड मॉर्निंग। कौन सा टॉपिक चल रहा था? एमओए और एओए वाला टॉपिक चल रहा था। एमओए और एओए वाले बेसिक टॉपिक हो गए थे अपने। एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, ठीक है। और ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करते हैं? किसके बीच में? कंपनी और मेंबर्स के बीच में। ये सारी बात कर ली थी हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अभी सारा का सारा फाउंडेशन वाला ही हो रहा है ना। कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। कुछ डॉक्ट्रिन के बारे में सुना आपने? कौन कौन से डॉक्ट्रिन? इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायर एक्ट। पहले आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा? बियॉन्ड, आउटसाइड। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। वायर्स का मतलब बाउंड्री। और एक्ट का मतलब कोई भी एक्टिविटी। तो अल्ट्रा वायर एक्ट का मतलब क्या हुआ? एनी एक्ट विच फॉल्स बिलो, सॉरी, आउटसाइड एनी बाउंड्री। एनी एक्ट और ट्रांजेक्शन, एनी एक्ट या ट्रांजेक्शन विच फॉल्स आउटसाइड द बाउंड्री। ठीक है। बाउंड्री कौन सी? कंपनी एक्ट में दो डॉक्यूमेंट से बाउंड्री लगती है। बाउंड्री ऑफ कंपनी, बाउंड्री का मतलब हद। कोई काम जो किसी हद से बाहर गया है। अभी हद कौन सी है? हो सकता है ये हद कंपनी की हो, ठीक है, और हो सकता है ये हद किसकी हो? डायरेक्टर्स की हो सकता है ये हद किसकी हो? कंपनी की। हो सकता है ये हद किसकी हो? डायरेक्टर्स की। अच्छा, कंपनी की हद क्या है? कंपनी क्या काम कर सकती है, कहां लिखा हुआ है? एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में। इसलिए इसे अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी या अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ मेमोरेंडम भी कहते हैं। क्योंकि कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर जा रही है, कंपनी वो काम नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर्स की पावर कहां मेंशन होगी? एओए में। एओए में क्या होता है? प्रोसीजर। अब प्रोसीजर तो डायरेक्टर ही फॉलो करेगा ना। अब डायरेक्टर ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, मतलब काम तो सही किया है, बट जिस तरीके से करना चाहिए था वो तरीका उसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ डायरेक्टर या एओए। अब इसके इफेक्ट की बात करते हैं। एक बार पहले इसको स्प्लिट कर देते हैं अपन दो हिस्सों में। यानी कि अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कितने कितने होते हैं? दो होते हैं। अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी। यूवीए ऑफ कंपनी, या फिर कहिए एमओए, एंड यूवीए ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कहिए एओए। एक ही बात है। तो सबसे पहले ये एक्ट होते क्या है? एनी ट्रांजेक्शन या एक्ट विच फॉल्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ एमओए। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर फॉल कर रही है। ठीक है। एंड एंड अब इस एंड को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं।
एक कंपनी है जिसने अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है कि हम फ्रूट ट्रेडिंग करेंगे। हम किस चीज का काम करेंगे? फ्रूट ट्रेडिंग का। तो वो फ्रूट खरीदते हैं हिमाचल से और उसको कहां बेचते हैं? दिल्ली में बेचते हैं। तो ये एक्टिविटी अलाउड है या नहीं है? है। उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी, क्या उनके लिए बिल्डिंग खरीदना अलाउड है? बिल्डिंग क्यों खरीदी? पर्पस पूछेंगे कि बिल्डिंग क्यों खरीद रहे हो? कहते सर अभी तक बिल्डिंग है ना किराए पे दी, जो फ्रूट लाते हैं ना उसको स्टोर करने के लिए हमने एक किराए पे बिल्डिंग ले रखी थी, हमारा मार्जिन अब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है हमें, तो अब हम क्या ले रहे हैं? एक खुद की बिल्डिंग ले रहे हैं ताकि किराया हर महीने ना देना पड़े। अब बताओ, क्या ये कंपनी का ऑब्जेक्ट है बिल्डिंग खरीदना? नहीं। तो फिर आपने वैलिड कैसे कह दिया? उससे रिलेटेड है। मतलब ये जो एक्टिविटी कर रही है किससे रिलेटेड है? हमारे ऑब्जेक्ट क्लोज की अटेनमेंट के लिए जरूरी है। एंड और अगर मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो उनके ऑब्जेक्ट से भी ना हो, तो any transaction which falls outside the object clause of MOA and not incidental, not incidental, what is the meaning of incidental? Linked, not incidental to the attainment, to the attainment, what is the meaning of attainment? प्राप्ति, प्राप्ति of its objects। ना ये आपके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में आता और ना ये किसी तरीके से आपके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज की अटेनमेंट के लिए नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। तो ऐसे एक्ट को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी। ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर मान लीजिए डायरेक्टर ने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर जा रहा है, क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात, ऐसे एक्ट वॉइड एब इनिशियो होंगे। सच एक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि कंपनी ये काम कर ही नहीं सकती। और जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होता तो कोई राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। सच एक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो, मतलब कंपनी इज नॉट लाइबल, कंपनी इस काम के लिए लाइबल नहीं होगी। तो फिर लाइबल कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पर्सनली लाइबल। कल भी लिखा था ये। ठीक है। सिंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ना कंपनी, ना कंपनी और ना वो पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी कैन नॉट एनफोर्स द पार्टी टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट। टू परफॉर्म सच कॉन्ट्रैक्ट, बताओ क्यों नहीं एनफोर्स कर सकते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। एंड वाइजा वर्जा, एंड वाइजा वर्जा, वाइजा वर्जा का मतलब क्या हुआ? ना पार्टी किसको बाउंड कर सकती? कंपनी को। ना कंपनी बाउंड कर सकती इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए थर्ड पार्टी को, और ना वो पार्टी किसको बाउंड कर सकती? कंपनी को। इवन इवन 100% शेयर होल्डर भी अगर एग्री कर जाए तो भी ये ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं किया जा सकता। सच एक्ट्स, सच एक्ट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिफाई? किसी चीज को अपनाना, किसी चीज को अपनाना, इसका लीगल मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। इसका मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना। नॉर्मली पहले अप्रूवल लेनी होती है और फिर काम करना होता है। नॉर्मली पहले अप्रूवल लेनी होती है और फिर काम करना होता है। बट क्या होगा अगर पहले काम कर दिया और बाद में अप्रूवल दी तो उसे रेटिफिकेशन बोलते हैं कि भाई देख तूने बिना अप्रूवल के काम किया, काम तो तूने गलत किया है, बट कोई बात नहीं, मैं इसे अपना लेता हूं, मैं उसे अब अप्रूवल दे देता हूं। बट ये काम अप्रूव क्यों नहीं हो सकते? बताओ। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एब इनिशियो है। और जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं वो कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते,
और ना इनको कभी भी रेटिफाई किया जा सकता। ठीक है, ना इनको एनफोर्स किया जा सकता और ना इनको रेटिफाई किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और जो चीज वॉइड हो चुकी है उसे वैलिड नहीं बनाया जा सकता। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे। ओके, वॉइडेबल वर्ड सुना है ना आपने सीए फाउंडेशन में? वॉइडेबल में चॉइस होती है कि भाई इसको वैलिड मानना है वॉइड मानना है, कहते रुक मैं सोच के बताता हूं। तो एक पार्टी की डिस्क्रिशन पर वो वैलिड भी हो सकता है वॉइड भी हो सकता है, बट ये तो वॉइड अब इनिशियो ही है। जिस पल से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी दिन से क्या है, वॉइड है, तो ये कैसे वैलिड हो जाएगा भाई? सही बात है। और इस केस को समझने के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट थी, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में नहीं, कल पढ़ेंगे, आज तो ये थ्योरी होगी। ये इसका इफेक्ट और इसके पूरे पॉइंट को समझने के लिए लैंडमार्क जजमेंट का नाम क्या था? एशबरी रेलवे, हाँ, वर्सेस रिची। सारा फाउंडेशन में आ चुका है, बट अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं से रिलेटेड है। डन? चलो आगे बेटा। अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? कोई ऐसा काम जो कंपनी के तो ऑब्जेक्ट क्लोज में फॉल कर रहा है, एनी एक्ट या ट्रांजेक्शन विच फॉल्स विद इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा वायर एक्ट। ठीक है, कंपनी की बाउंड्री के अंदर है, बट बट फॉल्स आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, बट ये काम जो है डायरेक्टर की अथॉरिटी से बाहर जा रहा है। तो ऐसे काम को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ऐसा काम हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या है? सबसे पहली बात देखो, एक्ट में लिखा हुआ है सच ट्रांजेक्शन आर वैलिड, बट मैं नोट्स में क्या लिखवाता हूं? सच एक्ट्स मे बी वैलिड, मे बी वैलिड, मे वैलिड हो भी सकते हैं और हो सकता है ये वॉइड भी हो जाए। ठीक है, अब मे का मतलब क्या होता है? वैलिड हो भी सकते हैं और वॉइड भी हो सकते हैं। दो बातें होंगी, या तो ये एक्ट वैलिड होगा या ये वॉइड होगा। इफ वैलिड, अगर ये ट्रांजैक्शन किसी तरीके से वैलिड हो गई, हालांकि डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया है, बट ये ट्रांजैक्शन क्या हो गई है? वैलिड हो गई है। अब क्या करें? कंपनी को नुकसान हो गया, लॉस टू कंपनी, कंपनी को क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये कौन भुगतेगा? बोलो, दो बातें। क्या कंपनी ने इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर लिया है? लॉस टू कंपनी, रिकवर फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ नॉट रेटिफाइड बाय कंपनी। अगर कंपनी इनको रेटिफाई नहीं करती है तो डायरेक्टर से ये नुकसान क्या किया जाएगा? रिकवर किया जाएगा। ठीक है,
कैन नॉट बी रिकवर्ड, कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ ratified by बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर दिया है, तो सॉरी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख दिया, बाय कंपनी, बाय कंपनी। अगर कंपनी ने इन ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर दिया है तो कंपनी भुगतेगी ये लॉस, और अगर कंपनी ने ट्रांजैक्शन को रेटिफाई नहीं किया है तो कौन भुगतेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिकवर करेंगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन वैलिड ही ना हो। अगर ये ट्रांजैक्शन वैलिड ही नहीं है तो नुकसान किसका? देखो ट्रांजैक्शन वैलिड ही नहीं है तो कंपनी तो लाइबल ही नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पर्सनली लाइबल। ये इफेक्ट है। दो तीन पॉइंट है जो अभी डिस्कस करने हैं इसमें। कब ये ट्रांजैक्शन वैलिड होगी, कब ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है। और ये रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, इन पॉइंट को समझने के लिए दो तीन लैंडमार्क केस अपने को पढ़ने पड़ेंगे। कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सीवी रामामूर्ति। एक तो ये केस पढ़ेंगे अपन, और एक केस और पढ़ना पड़ेगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड। सुना है ना, ये फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं सारे। कब ये वैलिड होगी, कब ये इनवैलिड होगी, हाईलाइट करके दो वर्ड लिखने हैं। वैलिड हो जाएगी इफ सीएन, सीएन स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है। और कब ये वैलिड होगी, कब वैलिड नहीं होगी? इफ आईएम, इंडोर मैनेजमेंट। एक मिनट, मैंने गलत बोल दिया, उल्टा लिख दिया। यहां पर आएगा आईएम, यहां पर आईएम करना बेटा, यहां पर आईएम आएगा। अगर इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल गया तो ये वैलिड हो जाएगी, और अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेनिफिट मिल गया तो ये इनवैलिड हो जाएगी। समझते हैं इन सभी को, ये आईएम क्या है, सीएम क्या है, फिर ये सारी जो हमने डायग्राम बनाया है उसको एक बार दोबारा समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है नहीं। हालांकि देखो फाउंडेशन में कर रखा है। ये नोट हो गया। चलो आगे बेटा, अगले पेज पर आते हैं। दो डॉक्ट्रिन और भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। What is the meaning of constructive? Deemed
डीम्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिस? कोई चीज आपकी नोटिस में है, इसका मतलब आपकी नॉलेज में है। ठीक है, क्या कहता है ये रूल? वंस द एमओए एंड एओए गेट रजिस्टर्ड, जैसे ही कंपनी का एमओए और एओए रजिस्टर होता है, दीज बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं इसका मतलब एनी पर्सन कैन एक्सेस दीज डॉक्यूमेंट। कोई भी पर्सन इन डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, दो मोड होते हैं इनके पास चेक करने के। नंबर वन, एमसीए की साइट पर जाओ, ठीक है, नॉमिनल सी फीस पे करो, 100 रुपए, जीएसटी अलग से लगेगा, नॉमिनल फीस पे करो आपको, और आप किसी भी कंपनी का एमओए और एओए देख सकते हो, एक्सेस ऑनलाइन दीज डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। आपको किसी भी कंपनी का एमओए देखना है, एओए देखना है, आप एमसीए की साइट पे कंपनी का नाम डालो और उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो पब्लिक है? मान के चलिए आरओसी के पास हम जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? पब्लिक हो जाते हैं, आरओसी की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। चार्जेस पे करो और आप अपने डॉक्यूमेंट, किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट देख सकते हो। ठीक बात है। दूसरा मोड भी है, दूसरा मोड भी है, ये पहला मोड। दूसरा तरीका है, आप कंपनी को रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट द कंपनी कि मुझे आपका एमओए और एओए देखना है। फीस तो यहां भी पे करनी पड़ेगी, पे फीस। और कंपनी जो है वो आपको 7 दिन के अंदर अंदर अपने एमओए की कॉपी और एओए की कॉपी आपको प्रोवाइड करेगी। कंपनी टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए विद इन 7 days फ्रॉम रिक्वेस्ट। ये दो मोड है बेटा। आप किसी भी कंपनी का एमओए और एओए देख सकते हो। आपके पास दो मोड है, मोड नंबर 1 एंड मोड नंबर 2। मोड मतलब तरीका, मेथड। कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है? आरओसी वाला ज्यादा इजी लग रहा है सर, क्योंकि आरओसी वाला डॉक्यूमेंट हम इमीडिएटली देख सकते हैं, ठीक है, और कंपनी वाला 7 दिन ले रहा है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा बेटर कौन सा रहेगा? तो फीस तो दोनों में लगनी है बेटा। तो मोड नंबर 1 ज्यादा इजी है, ऑनलाइन एक्सेस बोलते हैं जिसको। कंपनी मना नहीं कर सकती, पेनल्टी आगे। हर सेक्शन के अंदर पेनल्टी दे रखी है, अगर कंपनी ने सेक्शन को कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, किसी भी कंपनी का एमओए और एओए अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक बात है सर। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। वी ऑल आर अबाइड बाय लॉ ऑफ लैंड। वी ऑल आर अबाइड बाय लॉ ऑफ लैंड। जिस जगह पर आप हो वहां के कानून आपको क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। तो कोई फॉरेन का बंदा अगर इंडिया में घूमने आया हुआ है, यूएसए का कोई बंदा है, तो मुझे बताओ वो इंडिया के अंदर कहां के कानून फॉलो करेगा? इंडिया के, यूएसए के? इंडिया के। अभी आप कौन सी जगह पर हो? तो आप इंडिया के कानून फॉलो करोगे बॉस। ठीक है, अब कोई फॉरेनर है, अगर मान लो उसको इंडिया में गर्मी लगे और वो कहे गर्मी बहुत है यार,
और वो गया ठेके पे और बियर ली और पीने लग गया। बताओ पुलिस वाले उसको अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। पुलिस वाले कहते हैं भैया चलो बिठाओ इसको थाने में, फिरंगी को। वो कहता क्या कर रहे हो? कहता आप पब्लिक प्लेस पर क्या कर रहे हो? दारू पी रहे हो, या तो एक हमें दो, नहीं तो चलो। ठीक है। वो कहता भाई ये कहां से ऑफेंस होगा, हमारी कंट्री में तो पी सकते हैं। कहता ये तुम्हारी कंट्री है या इंडिया है? कहता इंडिया है। समझ में आया? यहाँ का कानून फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लो आप दुबई वगैरह घूमने गए हो और आप किसी बुरके वाली को देखने की कोशिश कर रहे हो और देख के आप कह रहा मैडम की बात बड़ी अच्छी लग रही है ये तो। इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं, कहते हैं पकड़ो इसको भैया और उसकी आंखें निकाल लो। आपको एक मिनट, आंखें आंखें किस लिए भाई? मैक्सिमम 1 महीने के लिए जेल में डाल दो यार। अगर मैं किसी गंदी नजर से देख रहा हूं तो 1 महीने के लिए जेल में डाल दो। 6 महीने के लिए मैक्सिमम जेल है इंडिया के अंदर। इंडिया में मैक्सिमम 6 महीने की जेल है। कहता है हमारे यहाँ पर शरिया चलता है, कोई किसी गंदी नजर से देख लेता है आंखें निकाल लेते हैं। तो बताओ इंडिया का लॉ चलेगा वहां पर या शरिया चलेगा? शरिया चलेगा बेटा। तो सोच समझ के, ठीक है। कहीं आप इंडिया में आओ और तुम्हारी एक आंख गायब हो, ठीक है, तो समझ जाएंगे सामने वाले बंदे। तो जहां आप हो आपको वहां के कानून क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ते बेटा। कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं मिलेगा आपको कि मुझे कानून का पता नहीं था। आप किसी कंट्री में जाके कोई गुनाह कर देते हो जो वहां की कंट्री के अकॉर्डिंग गुनाह है तो आपको सजा मिलेगी। और इंडिया में अगर आपने कोई गुनाह कर दिया और बाद में आप कहते मुझे तो कानून का पता ही नहीं था। अब मान लीजिए कोई अनपढ़ आदमी था, उसने बिजनेस शुरू किया फूड कार्ट वगैरह और उसका बिजनेस अच्छा चल गया और उसकी सेल है ना करोड़ों में चली गई। जीएसटी वालों ने नोटिस भेज दिया कि भैया आपकी सेल तो करोड़ों में है, 40 लाख के बाद तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके बाद जीएसटी की पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो कहता मुझे तो जीएसटी का पता ही नहीं है बाबूजी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी कानून नहीं फॉलो करेगा। पढ़ा लिखा होना चाहिए, कानून पढ़ा होना चाहिए। जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी कानून है उसका आपको पता होना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे कानून की नॉलेज नहीं थी। ऐसे तो हर कोई कोर्ट में कहेगा किसी का मर्डर कर दो और पुलिस वाले पकड़े कहेगा ओहो मेरे को पता नहीं था, मर्डर के बाद सजा मिलती है, अगली बार नहीं करूंगा। हर कोई यही कह के बचेगा ना फिर। ये कभी भी एक्सक्यूज नहीं होता कि आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द रेलिवेंट एक्ट और स्टैट्यूट। ये कभी भी एक्सक्यूज नहीं मिलता बेटा। पॉइंट समझ में आया? एमओए और एओए कंपनी के कानून है। किसके कानून है? कंपनी के। सारी कंपनीज के नहीं। जो कंपनी मेरी बनी हुई है, मेरी कंपनी क्या कर सकती है और कैसे करेगी, हमारे कानून कहां लिखा हुआ है? एमओए और एओए में। तो एवरी आउटसाइडर, जो भी आउटसाइडर है, हम ये मान के चलेंगे कि अगर वो कंपनी के साथ डील कर रहा है तो वो हमारे एमओए और एओए को ना सिर्फ पढ़ के आया है बल्कि समझ के आया है। ठीक है। तो ये कोई आउटसाइडर है जो कंपनी के साथ खुद डील करने आया है। ये कंपनी के साथ क्या करना है? करना चाहता है डील विद कंपनी। कुछ भी डील कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, पैसा उधार ले रहा है, पैसा उधार दे रहा है, कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है, वट एवर द केस, कुछ भी डीलिंग कर रहा है अगर ये कंपनी के साथ, तो कंपनी के साथ डीलिंग करने से पहले जो डील मैं कंपनी के साथ कर रहा हूं ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये आपको पहले देखना चाहिए। कहता है सर मुझे कैसे पता लगेगा कि जो डील मैं कंपनी के साथ करने जा रहा हूं वो वैलिड है या इनवैलिड है? तो कहता भाई हर कंपनी का एमओए होता है। कहता जी बिल्कुल। एओए होता है? हाँ बिल्कुल। आपको इसकी पहले क्या लेनी चाहिए? नॉलेज लेनी चाहिए। अब देखो दो चीजें हैं, नॉलेज लेना और कंपनी से डील करना। बताओ पहले कौन सा स्टेप होना चाहिए? पहले नॉलेज लेनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप ये है। और उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए? डील करनी चाहिए। ये सही तरीका है ना? हाँ। अगर आपने बिना एमओए को पढ़े या समझे या ए को पढ़े और समझे ट्रांजैक्शन कर ली और बाद में पता लगा वो ट्रांजैक्शन क्या थी? अल्ट्रा वायर एक्ट थी, तो वो तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? कैंसिल ही हो जाएगी। और आप इस चीज का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मुझे क्या पता ये ट्रांजैक्शन वैलिड थी या इनवैलिड थी। दोबारा समझो,
दोबारा समझो, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? एवरी आउटसाइडर, एवरी आउटसाइडर हु वांट टू या हु इंटेंड्स टू डील विद कंपनी, डील विद कंपनी, जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है, मस्ट रेड एंड अंडरस्टैंड दी MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी। ना सिर्फ आपको MOA और AOA पढ़ना है, बल्कि उसको समझना भी है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ट्रांजैक्शन करने के बाद उसको समझना चाहिए या ट्रांजैक्शन करने से पहले समझना चाहिए? पहले समझना चाहिए। तो एवरी आउटसाइडर हु वांट टू डील विद द कंपनी मस्ट रेड एंड अंडरस्टैंड द MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी। ठीक है? ही कैन नॉट set up a defense that he was not aware of companies MOA and AOA। वो बाद में इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे नहीं पता था कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी के MOA और AOA में फॉल नहीं करती। कंपनी टेक्स अ प्रिजम्पशन, कंपनी जो है इस चीज की प्रिजम्पशन लेके चलती है दैट आउटसाइडर हैज द नॉलेज ऑफ कंपनीज MOA एंड AOA। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि हर आउटसाइडर जो है वो हमारी कंपनी के MOA और AOA को ना सिर्फ पढ़ के आया है बल्कि समझ के आया है। बाद में अगर ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर एक्ट बन जाती है तो आउटसाइडर इस चीज का प्ली नहीं ले सकता कि मुझे क्या पता ये ट्रांजैक्शन आपके MOA में फॉल कर रही है या AOA के बाहर जा रही है नहीं जा रही है। पता होना चाहिए, ट्रांजैक्शन करने से पहले ही आपकी ड्यूटी बनती है। ये काफी हद तक वही है, ये कंपनी का कानून है, ये हमारी कंपनी का कानून है। और कहीं भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो वहां के कानून के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो ये बंदा खुद चल के कंपनी के पास जा रहा है, मतलब आप कहां खड़े हो? कंपनी के लैंड पे खड़े हो, तो कंपनी के कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये वही कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। ओके, अब आते इस चीज पे कि सर आपने जो कहा ना कि ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, हाँ, MOA की और AOA की। हाँ, कहता सर क्या मुझे हर चीज की नॉलेज हो सकती है? कहता मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मुझे ये तो पता लग जाएगा MOA और AOA पढ़ के कि रूल क्या कहता है, मुझे ये कैसे पता लगेगा कि रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ? इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? बाय रीडिंग MOA एंड AOA, अगर मैं MOA और AOA को रीड करता हूं, one can have the knowledge of rules। अगर मैं आपकी कंपनी के MOA और AOA को पढ़ूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि कंपनी का रूल क्या कहता है। बट ये कैसे पता लगेगा? हाउ आउटसाइडर कैन get the knowledge of compliance of such rules। ये कैसे पता लगेगा कि ये जो रूल आपने अपने MOA और AOA में लिखा हुआ है ये फॉलो हुआ है?
कहता नहीं समझ में आया। एक एग्जांपल लेते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर काम है, इस काम को करने के लिए रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। पर्टिकुलर एक्ट कैन बी डन, कैन बी डन विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल ऑफ में क्या लिखा हुआ है कि ये जो काम है, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, फॉर एग्जांपल लोन लेना, कंपनी लोन ले तो सकती है बट किससे पूछकर? मेंबर से पूछ के, अप्रूवल लेके। ठीक है, अब अप्रूवल कौन लेगा? डायरेक्टर्स। अप्रूवल कौन देगा? मेंबर्स। कंपनी के अंदर की बात है। मेंबर्स की मीटिंग कहां होती है? कंपनी के अंदर, रजिस्टर्ड ऑफिस में। उस मीटिंग में कौन आएगा? सर डायरेक्टर आएंगे, मेंबर्स भी आएंगे। बाहर वाला बंदा तो अलाउड नहीं है ना। हाँ, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मीटिंग होकर ये रूल फॉलो हुआ है? सर अभी भी नहीं समझ में आया। आउटसाइडर कहता है कि मैंने आपका एओए पढ़ा, मैंने आपका एओए पढ़ा जी, और मेरे को पढ़ना आता है भाई, मैंने ये लाइन पढ़ ली। मुझे आपके रूल की क्या हो गई? नॉलेज हो गई। आपकी कंपनी का रूल ये कहता है कि ये वाला काम तभी हो सकता है जब मेंबर की क्या मिल जाए? अप्रूवल हो मिल जाए। पढ़ लिया और मैंने मैंने समझ भी लिया। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं ये ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो ये रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ? अब मेरे पास कंपनी के डायरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन करने के लिए। कंपनी के डायरेक्टर करेंगे ना ट्रांजैक्शन, तो कंपनी तो कर नहीं सकती, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के नाम से ट्रांजैक्शन होती है, बट ट्रांजैक्शन कौन करता है? डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो मेरे पास ये ट्रांजैक्शन करने आए हैं, पर्टिकुलर एक्ट करने आए हैं, ये पर्टिकुलर एक्ट करने आए हैं। अब ये आउटसाइडर कहता है भाई देखो, मैंने कहा ये पर्टिकुलर एक्ट करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि आपके एमओए में और एओए में क्या लिखा हुआ है। मैंने एमओए पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये काम हो सकता है, एओए में उसका प्रोसीजर पढ़ा कि ये काम करने से पहले मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चल के मेरे पास आ रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चल के मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं क्या मान के चलूं कि मेंबर्स की अप्रूवल किसको लेनी है? डायरेक्टर्स को। तो अप्रूवल लेके आए होंगे, ठीक है। अब मुझे यह कैसे पता लगेगा कि मेंबर्स की अप्रूवल ली गई है या नहीं ली गई? कहां हुई होगी मीटिंग? रजिस्टर्ड ऑफिस में। उस मीटिंग में कौन होगा? मेंबर और डायरेक्टर्स। मैं तो नहीं हूं। आउटसाइडर कहता मैं तो प्रेजेंट नहीं हूं। मेंबर्स अप्रूवल, तो मेंबर्स की अप्रूवल ली गई है या नहीं ली गई है, ये मेरे को कैसे पता लगेगा? ये तो क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे पता करूं मैं कि मेंबर्स की अप्रूवल लेके आए हैं या नहीं लेके आए? ये तो मैंने पढ़ लिया, आपका एओए पढ़ लिया कि कंपनी के डायरेक्टर लोन ले सकते हैं, बट किसकी अप्रूवल के बाद? मेंबर्स के अप्रूवल के बाद। मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि डायरेक्टर ने अप्रूवल ले ली है? बताओ। कहते बात तो ठीक है तुम्हारी, ये तो नहीं पता लग सकता आपको किसी भी तरीके से। पता लग सकता है क्या? नहीं पता लग सकता। सर हर मीटिंग के बाद है ना उसकी मिनट बनती है, ये भी पढ़ा होगा। हर मीटिंग के बाद उसकी मिनट बनती है, एक समरी बनती है जिसमें लिखा जाता है इस तारीख को मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास हुए थे, उसे मिनट बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की मिनट बनती है, जनरल मीटिंग की भी मिनट बनती है और क्लास मीटिंग की भी मिनट्स बनती है। बट ये मिनट्स जो होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते, ये कंपनी के अंदर होते हैं और ये आरओसी के साइट पे अवेलेबल नहीं होते और ना कोई आउटसाइडर इनको एक्सेस कर सकता। तो अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि सर जाके वो देख ले कि मीटिंग के बाद मिनट हुई बनी होगी, तो उसमें जाके देख ले, नहीं देख सकता भाई, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अगर कंपनी का डायरेक्टर मेरे पास चल के आ रहा है तो मैं इसकी क्या ले सकता हूं? प्रिजम्पशन ले सकता हूं। जैसे कंपनी एक प्रिजम्पशन लेके चल रही है, मैं भी प्रिजम्पशन ले लेता हूं। प्रिजम्पशन अबाउट, किस चीज की प्रिजम्पशन? अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ
इंटरनल मैनेजमेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट? इंटरनली अप्रूवल लेना और अप्रूवल देना, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर का मतलब इंटरनल, मैनेजमेंट का मतलब पता ही है ये है। इसकी मैं अजम्पशन लेके चलूंगा फिर भाई। जैसे एक अजम्पशन आप ले रहे हो कि मैंने कंपनी का एमओए और एओए ना सिर्फ पढ़ा होगा बल्कि समझ भी लिया होगा। अगर मैं कंपनी के पास जा रहा हूं तो देखो इस डायग्राम में मैं जा रहा हूं कंपनी के पास डील करने के लिए, देखो, और यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्टर मेरे पास आ रहा है। एरो ध्यान से देखना, डायरेक्टर चल के मेरे पास आ रहा है तो डायरेक्टर फॉलो करके आया होगा रूल, मैं ये मान के चलूंगा। मैं जा रहा हूं तो मेरी ड्यूटी बनती है ये इंश्योर करना कि मैं सही करने जा रहा हूं, क्या जो काम मैं करने जा रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। जब कंपनी का डायरेक्टर खुद चल के मेरे पास आ रहा है तो मैं ज्यूम करके करूंगा कि सारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह के लिए जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स थी वो अप्रूवल लेने के बाद ही आया होगा। पॉइंट सब में आया? ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब मुझे बताओ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको फेवर कर रहा है? हाँ, इन फेवर ऑफ कंपनी। और ये इंडोर मैनेजमेंट किसको फेवर कर रहा है? आउटसाइडर, इन फेवर ऑफ आउटसाइडर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ठीक है। अब इन दोनों केसेस को और अच्छे से समझने के लिए दो केस जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। इस केस को समझने के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को केस को समझने के लिए एशबरी रेलवे ही आ जाएगा। एशबरी रेलवे वर्सेस रिची। और ये वाला केस जो इंडोर मैनेजमेंट का है इसको समझने के लिए रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंट। अच्छा, कितने बच्चों को टर्क एंड रूल के बारे में पता है? टर्क एंड रूल, इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है? टर्क एंड रूल। ये इसी लैंडमार्क डिसीजन के कारण आया था नाम, ठीक है, टर्क एंड रूल। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला केस जो है ना, टर्क एंड वाला, इसी के अंदर रोल ये आपका इंडोर मैनेजमेंट पहली बार आया था, ये प्रिंसिपल, उससे पहले प्रिंसिपल नहीं था। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलो अब वापस आएंगे ऊपर। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर, अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ डायरेक्टर या एओए में जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको थोड़ा सा दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे। सच एक्ट में बी वैलिड, ये काम वैलिड हो सकता है। बताओ कब वैलिड हो जाएगा? बताओ बताओ। अगर आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल गया तो, काला हो गया, अगर आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल गया तो। कब ये इनवैलिड हो जाएगा बताओ? अगर कंपनी को किसका फायदा मिल गया? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। यही पढ़ा। अब देखो मैंने अगले पेज पे क्या लिखवाया था, इंडोर मैनेजमेंट किसको फेवर कर रहा है? आउटसाइडर को। मतलब आउटसाइडर कह रहा है मुझे क्या पता आपका रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, तो ट्रांजेक्शन क्या हो गई? वैलिड हो गई। कंपनी कहती है बात तो ठीक कर रही है, इसको कैसे पता लगेगा कि रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, तो ट्रांजेक्शन क्या हो गई? वैलिड हो गई। बट प्रोसीजर फॉलो ना करने की वजह से नुकसान किसका हो गया? कंपनी का। अब कंपनी क्या करे? अब वो तुम देखो, डायरेक्टर से लॉस रिकवर करना है या नहीं करना। फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक था एजेंसी, लास्ट यूनिट थी आपकी लॉ ऑफ एजेंसी, और उसमें एक पॉइंट ये आता था कि अगर एजेंट अथॉरिटी से बाहर काम करे तो क्या हो सकता है। तो उसमें एक टॉपिक था एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, है ना, कि एजेंट ने बिना अथॉरिटी के कोई काम कर दिया तो अगर प्रिंसिपल उसको अप्रूव कर दे तो वैलिड हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल कहता ना भाई मैं तो अप्रूव नहीं करता, तो प्रिंसिपल का जो नुकसान होगा प्रिंसिपल किससे रिकवर करेगा? एजेंट से रिकवर करेगा। व्हेन एजेंट इज पर्सनली लाइबल, ये टॉपिक था, उसमें 4-5 बातें लिख रही थी। सबसे पहली लाइन क्या थी? व्हेन एजेंट एक्सीड इज अथॉरिटी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल का क्या हो गया? नुकसान हो गया।
कि भैया तेरे को ये पावर दी थी करने की, तूने इस पावर के अकॉर्डिंग तो काम ही नहीं किया, तो जितना नुकसान तुमने प्रिंसिपल का कर दिया तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सारा वही है। डायरेक्टर्स आर दी एजेंट ऑफ कंपनी। डायरेक्टर किसके एजेंट होते हैं? कंपनी के। तो कंपनी की डायरेक्शन से, कंपनी के स्कोप से बाहर चला गया, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो गया, तो कौन भुगतेगा? डायरेक्टर भुगतेंगे। ये वही है। कंपनी एक्ट में कोई नई चीज थोड़ी आ गई, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, लॉ ऑफ एजेंसी में पढ़ा है, ये सारा वही है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। अब ये केसेस इतनी बार आ गए, नाम आ गए, इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अलग पेज पे आ जाओ। सभी केसेस वैसे कर रखे हैं आप लोगों ने, मैं एक बार दोबारा थोड़ी सी पिक्चर बना रहा हूं क्योंकि मेरे को शौक है कार्टून बनाने का। ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है कि कार्टून बनाने से नंबर नहीं मिलते हैं। मैं खुद कहता हूं कार्टून बनाने से नंबर नहीं मिलते हैं, बट कार्टून बनाने से समझ में आ जाता है बेटा। मैंने तो बच्चों को कभी कहा ही नहीं कि एग्जाम में कार्टून बना के आओ, एग्जामिनर तुम्हारा कार्टून बना देगा नहीं तो। बट पिक्चोरियल, ये जो पिक्टोरियल व्यू होती है उससे चीजें समझ में आ जाती है। पहला केस क्या आया? बोलो। एशबरी रेलवे वर्सेस रिची। इस कंपनी के केस में क्या हुआ था? जो एशबरी रेलवे लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है कि कंपनी क्या काम कर सकती है। और ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा हुआ है? हमारा काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग, रेलवे कैरियजेस एंड वैगन्स। ट्रेन के डब्बे बनाने का काम था इनका। हमारा काम क्या है? हम ट्रेन के डब्बे बनाएंगे, ट्रेड करेंगे, लीज पे देंगे, एटसेट्रा। इसी में आगे क्या लिख रखा है? वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हमारा काम है। ठीक है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इनका एक नॉन बंदा आता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इनका एक नॉन बंदा आता है, रिची। रिची को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, प्रोजेक्ट ऑफ लेइंग रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट। अब बताओ, जो ट्रेन के डब्बे बनाएगा उनका किससे लेना देना होगा? जो कंपनी ट्रेन के डब्बे बनाती है उनका लेना देना इन कंपनियों से होता होगा जो ट्रेन की पटरियां बिछाते हैं, है ना? तो ये बंदा इनके पास आया और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि मुझे रेलवे ट्रैक बिछाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मोटा कॉन्ट्रैक्ट है। कहता बहुत अच्छी बात है, बताओ हमारी क्या हेल्प चाहिए, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पता है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? मशीनों से रिलेटेड। ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है? ये बिल्डिंग बनाना, पुल बनाना, ये सिविल इंजीनियरिंग में आ जाता है। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है। ओके, तो इन्होंने कहा बताओ हमारी क्या हेल्प चाहिए। कहता भाई इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 90 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, हमें फाइनेंस कर दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा फाइनेंस कर दे। हाँ ठीक है, कर देते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। फाइनेंस द प्रोजेक्ट। हमारे इस प्रोजेक्ट को क्या कर दो? फाइनेंस कर दो। हम आपको क्या करेंगे? हम आपको इंटरेस्ट देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दिया। अब जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंपनी की एजीएम होती है ना? हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एजीएम बुलानी पड़ती है। एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरी होती है हर कंपनी के लिए एजीएम करना।
और एजीएम में किसको बुलाया जाएगा? मेंबर्स को। पूरे साल में हमने क्या किया उसका हिसाब किताब देने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग। पूरे साल में क्या 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 ट्रांजेक्शन की उसकी बुक्स वहां पर रखी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर किसके सामने रखी जाती है? मेंबर्स के सामने। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी। अब बताओ, जो हमने इसको लोन दे दिया रिची को, वो बैलेंस शीट में आएगा नहीं आएगा? आएगा सर, एसेट साइड में आएगा। तो मेंबर ने देखा कि पैसा दे रखा है 100 करोड़ रुपया रिची को, तो उन्होंने डायरेक्टर से पूछा ये क्या सीन है बॉस, 100 करोड़ रुपया आपने फाइनेंस कर रखा है रिची को? कहता है हाँ सर, उनको पैसों की जरूरत थी और हमने फाइनेंस कर दिया, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तेरा बाप का पैसा है या हमने बैंक खोल रखा है जो हम लोगों को लोन दे? हमारा काम ये फाइनेंस करने का है। हमारा काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग, रेलवे कैरियर्स एंड वैगन्स, वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहते सर आप कहना क्या चाहते हो? कहता भैया ये ट्रांजेक्शन है अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी, इस काम के लिए कंपनी नहीं बना रखी है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है? इनवैलिड है। ये ट्रांजेक्शन क्या है? इनवैलिड है। जाओ पैसा लेके आओ सारा का सारा। कंपनी के डायरेक्टर ने रिची को कहा कि सर वो शेयर होल्डर जो है वो नाराज हो रखे हैं और वो कह रहे हैं डील कैंसिल करो और हमारे पैसे में वापस दो। कहा पागल है क्या? वो मेरा प्रोजेक्ट बीच में रह जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा, ये कौन भुगतेगा? मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। रिची ने पैसा देने से मना कर दिया। कंपनी ने क्या किया? केस ठोक दिया। अब जब हम किसी पे केस करते हैं तो हमें हमें क्या कहा जाता है? प्लेंटिफ। और जिसके ऊपर केस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिफेंडेंट। पता है ना? ये प्लेंटिफ का नाम पहले आता है और डिफेंडेंट का नाम बाद में आता है। बस जनरल नॉलेज के लिए, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में कोई पूछ लेंगे आपको बताओ प्लेंटिफ क्या होता है, बताओ डिफेंडेंट क्या है। एग्जाम में कभी ऐसा भी नहीं आने वाला कि एसबरी रेलवे केस को डिफाइन करो, कभी नहीं आएगा। ना फाउंडेशन में आया था, ना कभी इंटर में आएगा, ना कभी फाइनल में आएगा। ना आपको केस लोगे, नाम याद करने कंपलसरी, याद हो जाए बहुत बढ़िया है। एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा जाता है कि अगर आपने केस लो का नाम लिख दिया तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। आओ ना, सेक्शन नंबर याद करने जरूरी, ये भी बता देता हूं मैं आपको। बहुत से टीचर कहेंगे कि सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। आईसीआई की गाइडलाइंस में कहीं नहीं है, मैं आपको पहले बताता हूं। आईसीआई का मैं चेकर भी रह चुका हूं, मेरे दोस्त अभी भी बहुत सारे चेकर हैं। तो जो आंसर शीट आती है ना उनके पास चेक होने के लिए, उसमें क्लियरली लिखा होता है साइटेशन ऑफ सेक्शन नंबर एंड केस लॉ इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर, नो एक्स्ट्रा मार्क्स टू बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर एंड केस लॉ नेम, क्लियरली लिखा होता है। ठीक बात है ना? बाकी अगर आपको याद रहता है, सेक्शन नंबर याद रहता है, केस लॉ के नाम याद होते, बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए एग्जामिनर के ऊपर, इंप्रेशन भी बड़ा अच्छा जाता है। ठीक बात है ना? बट इसका कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। करने को मेरे को क्या करना है, मैं तो लिखवा दूंगा सेक्शन नंबर, मेरे को तो याद भी है। आप कितने याद कर लोगे? एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है। एग्जामिनर आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, ना कि आपकी रोट लर्निंग को, कि तुमने रट्टा कितना अच्छा मारा। वो गया जमाना बेटा, और वैसा जमाना तो देखो आईसीआई में कभी था भी नहीं कि रट्टा मार के कोई पास हो जाता था। वो आईसीआई को जब रिजल्ट थोड़ा सा लीनियंट करना होता है ना, तो बच्चे ने अगर थोड़ा सा भी लिख रखा है, ठीक ठाक लिख रखा है, तो नंबर अच्छे दे देता है। बट आईसीआई को जब रिजल्ट टाइट करना होता है तो बेटा आईसीआई अपनी क्वालिटी भी आता है, और ये जरूरी भी है। आप लोग सीए तभी बनो जब आपकी नॉलेज हो उस चीज की, क्योंकि आपको सिर्फ पास होकर सीए नहीं बनना है, आपको आगे आईसीआई को रिप्रेजेंट करना है। अब खुद सोचो ना, कोई बच्चा ऐसा रट्टा मार के पास होके चला गया, सीए बन गया और इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है और उसको नॉलेज है नहीं, तो किसका नाम खराब होगा? आईसीआई का। आज तुम्हें पता है टैक्स ऑडिट का जो नया नया एक्ट आ रहा है, टैक्स का, इनकम टैक्स एक्ट, सुना है ना आपने कि नया कोड आ गया? उस नए कोड के अंदर टैक्स ऑडिट की पावर सीएस को मिल जाए और सीएमओ को मिल जाए। उन्होंने भैया बहुत रिप्रेजेंटेशन दी है, सीएस वालों ने और सीएमए वालों ने, कि भाई टैक्स ऑडिट करने की पावर हमें भी दी जाए। भाई हमें भी तो टैक्स की नॉलेज है, मिली नहीं है उनको वो पावर। टैक्स ऑडिट करने की पावर सिर्फ किसके पास है? तो सोचो क्यों है? बिकॉज सीए इज नोन फॉर इट्स नॉलेज। नॉलेज के कारण जाना जाता है सीए अपने। और अगर तुम सोचो कि आपको मैं सुपर समरी नोट्स दे दूं, मैं कह दूं भाई ये नोट्स पढ़ के चले जाना, पास हो जाओगे, और मेरे को पता है मेरे नोट्स पढ़ के इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ना, आधे पास भी हो जाएंगे, बट उससे नॉलेज डेवलप तो नहीं होगी बेटा। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। आईसीआई रिजल्ट जो थोड़ा टाइट करे ना, वो अच्छा ही है, वो आपके फायदे के लिए है,
ताकि सीए बनो तो आपकी वैल्यू भी तो आगे। सीए बनकर और मार्केट में कोई आपको पूछ ही नहीं रहा, फिर फायदा क्या है? ठीक है ना? ऐसे तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रही है, ये ध्यान रखना। कुछ टीचर हो सकता है ऐसे बोल दे कि ऐसे गलत कर रही है, बच्चों को धक्के से फेल, धक्के से नहीं फेल कर रही है। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है, अब हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज का लेवल बढ़ाओ। ठीक है, ओके। तो यहां पर रिची ने मना कर दिया, कंपनी ने इसके ऊपर केस ठोक दिया। अब मामला कहा जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट में कौन? जिल्ले इलाही इंसाफ अब हम करेंगे। आजा भाई, दोनों साइड का वकील जाएगा। सबसे पहले रिची के वकील ने यह प्रूव करने की कोशिश की कि भैया हमें कैसे पता कि कंपनी फाइनेंस कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जज ने क्या कहा? भैया क्या आपके क्लाइंट ने एमओए पढ़ा? कहता जी नहीं पढ़ा। पढ़ना चाहिए था, पढ़ लेता तो उसको पता लग जाता कि जो ट्रांजैक्शन ये कंपनी के साथ करने जा रहा है वो वैलिड ही नहीं है, मुझे ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। नहीं पढ़ा तो गलती किसकी है? आपके क्लाइंट की है। ठीक है, अब वो रिची का जो वकील है वो ये प्रूव करने लग गया कि सर ये ट्रांजैक्शन तो वैलिड है। कहता कैसे वैलिड है? ये देखो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? कंपनी कैन डू जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इत्यादि इत्यादि, अदर्स। कहता सर जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिससे कंपनी का क्या होता हो, फायदा होता हो, कंपनी वो काम कर सकती है। जज कहता है फिर तो ऑब्जेक्ट क्लॉज की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में सिर्फ एक ही चीज है, कंपनी कैन डू जनरल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? कंपनी कोई भी काम करेगी तो अपने फायदे के लिए करेगी, हम नुकसान के लिए तो करेगी नहीं। क्लास में कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको पता है कि उनके माँ बाप के पास अच्छे पैसे और मेरे को तो उनके माँ बाप के पैसों को ठिकाने लगाना है कोई ये इस सोच के साथ? तो कंपनी भी ये सोच के साथ थोड़ी बैठी होगी कि मेरे को जो काम करना है पैसे ठंडे करने हैं शेयर होल्डर के, ऐसा तो नहीं है ना। तो हर कोई प्रॉफिट के लिए तो करता होगा काम। तो जज कहता है नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है। कि जज साहब फिर आप बताओ इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? कहते ध्यान से देख, हमारा काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग, रेलवे कैरियजेस एंड वैगन्स, वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड। अब कुछ अजीब लग रहा है, कलर चेंज हो गया सर। ब्लैक लाइन चल रही थी, रेड आ गई, चेंज ऑफ कलर। कलर का मतलब कैटेगरी। किसकी बात चल रही है? ट्रेन के डब्बे बनाने की बात चल रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात चल रही है। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? आप कलर चेंज नहीं कर सकते। जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि रिपेयरिंग। अलग कैसे चले गए? यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सीरीज में पढ़ना है, सीरीज से बात थोड़ी चले जाओगे। ठीक है, अब किसी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे फूड आइटम्स मिलती है और उन्होंने लिखा हुआ है लास्ट में 4-5 आइटम के एग्जांपल लिख के लास्ट में लिख दिया एटसेट्रा, और तुम वहां पर गए और वहां पर अंदर जाके देखो कोट पैंट भी मिल रहे हैं, तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? रेस्टोरेंट में कोट पैंट मिल रहे हैं, सही बात है ना? कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा बेटा, कैटेगरी थोड़ी चेंज कर दोगे। तो अगर सीरीज ऑफ वर्ड्स है और उसके आगे कुछ भी ऐसा हिंट दे रखा है कि ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, तो उससे आगे तुम जो वर्ड सोचोगे वो सीरीज से रिलेटेड होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? तो कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड ही है, ये अल्ट्रा वायर एक्ट है। रिची केस हार गया और मेंबर केस जीत गए, ये ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर एक्ट है। ठीक है, अब वकील ने लास्ट एक पॉइंट और किया। क्या सर देखो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पर क्या है, ये तो आपने हमें समझाया अभी, इससे पहले तो हम यही समझ रहे थे कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे क्लाइंट ने इस पॉइंट को समझा नहीं था, इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर ली। कहता है भाई डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या लिखा हुआ है? एमओए और ए को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि समझना भी है। तो अगर आपके क्लाइंट के समझने में गलती हुई है तो उसकी सजा मेंबर्स थोड़ी भुगतेंगे। पॉइंट समझ में आया? अब इस केस लो में 3-4 बातें बताई मैंने आपको। अब ये वाला पॉइंट अगर पढ़ोगे घर पे जाके कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, तो अब एक एक बात समझ में आएगी। आपको ना सिर्फ एमओए और एओए को पढ़ना है बल्कि समझना भी है। किसी भी लाइन का रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट। अब ये एग्जांपल अगर आपके माइंड में है तो
तो ये सारी लाइनें एज इट इज आपके दिमाग में छप जाएंगी कि रीड क्यों लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड क्यों लिखा हुआ है, और ये आया क्यों है प्रॉपर। ठीक है, देखो सेटअप कर रहा था वो डिफेंस वकील, क्या डिफेंस सेटअप कर रहा था, हमें पता थोड़ी था कि कंपनी के एमओए में क्या लिखा हुआ है, एओ में क्या लिखा हुआ है। कहता है इसका डिफेंस नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल, ये डिफेंस नहीं मिलेगा। कहता सर हमें क्या पता जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये भी डिफेंस मेंटेन नहीं होगा, ये मानने ही नहीं जाएंगे भाई। ठीक बात है, आज के लिए इतना काफी है, कल ये बाकी 2-3 केस करके फिर बुक रीडिंग करेंगे।